अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस कैमरा को बेचना है, या फिर कैमरा छोड़ो, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी किसी पुरानी कार को बेचना है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बेच दोगे, क्योंकि कितना सिंपल है यार। एक पिक्चर निकालो, इंटरनेट पे डालो और कैप्शन डाल दो, क्यूट कार फॉर सेल। बट अगर मैं कहूँ कि आपको ताजमहल को बेचना है, तो क्या आप उसे बेच पाओगे? ओके सो गाइस, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं, तो लेट मी टेल यू दैट कि हमारे पास में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ताजमहल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बेचा था। इनफैक्ट उन्होंने राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन और ना जाने ऐसे ही कितने सारे मॉन्यूमेंट्स को बेच डाला था। एंड दी वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मिस्टर नटवर लाल। When I say the word कॉनमैन और ठग, तो ऐसा लगता है कि होगा कोई बंदा सन की साथ, चोर उचक्का या इलिटरेट सा, जिसके पास शायद पैसों की भी बहुत कमी होगी, इसलिए ये सब करता होगा। बट टू योर सरप्राइज, मिस्टर नटवर लाल के पास LLB की डिग्री थी। हालांकि वो 10th में एक बार फेल हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने मेहनत करके अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की। मिस्टर नटवर लाल का असली नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, और ये सारी कहानी है आजादी के बाद की। उनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और एक बार उनके पड़ोसी ने उनको कहा, ये लो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनको बैंक में लेके जाओ और मेरे लिए पैसे निकाल के लाओ। मिथिलेश बैंक में गए, पैसे निकाल के ले भी आए, और उन्होंने ये नोटिस किया, द ओनली वे बाय विच द बैंक पीपल वर एबल टू फिगर इट आउट कि ये बैंक अकाउंट किसका है, कितने पैसे निकालने हैं, वाज द सिग्नेचर ऑफ पड़ोसी। सो ही वाज लाइक कि अगर पड़ोसी ही इकलौता प्रूफ है, तो क्यों ना मैं ये ट्राई करूं कि मैं उनका सिग्नेचर करूं, बैंक में जाऊं और उनके अकाउंट से पैसे निकाल के ले आऊं। नटवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और पैसे भी निकाल लिए। बट क्योंकि ये क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और अमाउंट भी बहुत कम था, लेकिन इसी वारदात से उन्होंने कॉनमैन की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। इसके बाद नटवर पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलकाता चले गए। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ वो एक बच्चे को ट्यूशंस भी देते थे। एक बार उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे के पापा से मांग लेते हैं। बट जब बच्चे के पापा ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं हो पाया। तो नटवर ने वहां पे उनके कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख का घोटाला किया और कोलकाता से फरार हो गए। वेल, ये छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, बट उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार रेड फोर्ट, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को कैसे बेच दिया? वेल, वो ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गेटअप लेते थे, और जब भी वो ऐसा कुछ करने जाते थे, उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिन्हें देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो फर्जी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ताजमहल बेचना है तो उसमें कितनी खिड़कियां है, कितने दरवाजे हैं, उसका लैंड एरिया क्या है, या फिर उसके गार्डन में किस किस टाइप के प्लांट्स हैं, उन सब की डिटेल उनके पास होती थी। और ये प्रूफ करने के लिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट असली हैं, जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स या ऑफिशियल के सिग्नेचर्स की जरूरत होती थी, वो सारे नेटवर्क खुद करते थे। इनफैक्ट उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फॉल सिग्नेचर करके सांसद भवन को तब बेचा था जब सारे के सारे सांसद उसके अंदर थे। बट ये ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट्स उनसे खरीदता कौन था इतना बुद्धिजीवी इंसान? वेल, नेटवर्क इन सारे फॉरेनर्स को बेचते थे जो कि इंडिया घूमने आते थे, और उनके पास काफ़ी पैसा होता था। और क्योंकि इंटरनेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इनफैक्ट था ही नहीं, इसलिए खबर लोगों तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो जाती थी और नटवर अपना काम करके निकल जाते थे। बट हाँ, इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक धीरू भाई अंबानी एंड रतन टाटा उनके चंगुल में फंस चुके थे। और इन सब से या तो वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर बन के डील करते थे, या फिर किसी NGO का हेड या सोशल वर्कर बन के। और उन्होंने ऐसा इंडिया की 8 स्टेट्स में किया था। एक बार की बात है जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते एंड नारायण दत्त तिवारी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तभी दिल्ली के CP में एक क्लॉक शॉप हुआ करती थी। नटवर लाल उस क्लॉक शॉप में फाइनेंस मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट बन के जाते हैं और कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कुछ फॉरेनर्स के साथ एक मीटिंग रखी है। मीटिंग के बाद एक दावत है, और दावत में जितने भी फॉरेनर्स आएंगे, राजीव गांधी चाहते हैं कि उनको अच्छे वॉचेस मिले। टोटल 93 वॉचेस की रिक्वायरमेंट है, और हमें वो आपकी शॉप से ही चाहिए। नटवर लाल ने इन सारी बातों को शॉपकीपर को इतने कॉन्फिडेंस से बताया कि शॉपकीपर ने उसे सच मान लिया और सच में 93 वॉचेस दे दी। बदले में नटवर लाल ने उसे जो DD दी थी, बाद में पता चलता है कि वो भी फर्जी है। जैसे जैसे नटवर लाल के ठगी के मामले बढ़ने लगे, वो लोगों के बीच और पुलिस के बीच काफी फेमस होने लगे। उनके अगेंस्ट करीब 150 केसेस दर्ज थे, जिनमें से सिर्फ 9 केसेस का फैसला आया था, और उन 9 केसेस के फैसले को मिला के उनको करीब 109 साल जेल में रहना था। बट हैरानी की बात यह है कि वो टोटल 20 साल ही जेल में रहे थे, और वो हर बार पुलिस को चकमा देके भाग जाते थे। लास्ट टाइम उनको 1996 में देखा गया था, जब वो दिल्ली स्टेशन से दिल्ली पुलिस को चकमा देके भाग गए। नटवर लाल ने जो भी किया उसे हम सही तो नहीं कह सकते, बट हम सबको ये बात माननी पड़ेगी कि वो काफ़ी तेज दिमाग के थे। लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, उन्हें बेवकूफ़ कैसे बनाना है, ये उन्हें बखूबी आता था। एक बार की बात है जब नटवर लखनऊ की किसी जेल में बंद थे, तो जब वो जेल में बंद थे तो उनकी वाइफ घर से हमेशा उन्हें लेटर लिखा करती थी, बट वो कभी रिप्लाई नहीं करते थे। बट क्योंकि वो लेटर्स सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर उन सारे लेटर्स को पढ़ते थे। बट जेलर को उन लेटर्स को पढ़ के काफ़ी दुख होता था, क्योंकि उनमें हमेशा ये मेंशन होता था कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम खेत जोत पाएं, और आप वापस कब आ रहे हो। जेलर को इन सारे लेटर्स को पढ़ के काफ़ी दुख हुआ। वो नटवर लाल के पास गया और बोला कि ब्रो, ये क्या कर रहा है भाई, तू अपने घर पे रिप्लाई कर, तेरे घर वालों को तेरे लेटर्स की ज़रूरत है। नटवर लाल ने कहा कि ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो मैं फाइनली एक रिप्लाई लिख ही
देता हूँ। तो नटवर लाल ने फाइनली एक लेटर लिखा और उसे जेलर को दे दिया। वंस अगेन क्योंकि लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर ने उस लेटर को पढ़ा और उसमें देखा कि नटवर लाल ने ये लिखा है, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, पर अभी के लिए हमारा जो खेत है उसके किसी कोने में मैंने कुछ हीरे जवाहरात गाड़ के रखे हैं, तो तुम उन्हें निकाल लो और उनको बेच के जो उनसे पैसे आए उनसे अपना गुजारा कर लो। जेलर को जैसी ये बात पता लगी उसके कान खड़े हो गए। उसने पूरी पुलिस फोर्स को उस खेत में भेज दिया और उनसे कहा कि उस खेत को खोदो या जो करना है करो, बस मुझे वो ज्वेलरी वापस चाहिए। पुलिस फोर्स ने उस पूरे खेत को खोद डाला पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसके बाद नटवर लाल ने अपनी वाइफ को फिर एक लेटर लिखा और उसमें मेंशन किया कि आई थिंक हमारे खेत को अलग से जोतने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से नटवर लाल ने पूरी पुलिस फोर्स को पागल बनाया और जेल में बैठे बैठे अपनी वाइफ की मदद की। ये सारी चीजें जो नटवर लाल जी ने की थी उसके बारे में उनका क्या कहना था। एक बार जब जज ने उनसे कोर्ट में ये सेम क्वेश्चन किया तो पता है उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि मैं तो लोगों से सिर्फ पैसे मांगता हूँ, अब वो मुझे पैसे दे देते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब उनके गांव की बात की जाए तो उनके गांव के लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। वो जब भी अपने गांव जाते थे तो वो एक दावत रखते थे जिसमें सारे लोग काफ़ी जी भर के खाते थे। इनफैक्ट उनका जो फेमस नाम है मिस्टर नटवर लाल, उसके आगे जो मिस्टर लगा है वो उनके गाँव वालों ने ही लगाया है। साल 2009 में उनकी फैमिली ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस है, जो कि 100 से भी ज़्यादा केसेस थे, उनको रद्द कर दिया जाए क्योंकि नटवर लाल जी अब मर चुके हैं। बट क्योंकि उनकी फैमिली के पास कोई सबूत नहीं था तो कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और ये सही भी है क्योंकि जिस इंसान ने ताजमहल को नकली डॉक्यूमेंट की हेल्प से बेच दिया हो उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट नटवर लाल के इन्हीं कारनामों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में भी काफ़ी सारी मूवीज बनी है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल और इमरान हाशमी की राजा नटवर लाल। इनफैक्ट एक मूवी है बंटी और बबली जिसमें उन्होंने भी ताजमहल को बेचने का सीन दिखाया है, जो कि राइटर्स कहते हैं कि नटवर लाल से ही इंस्पायर्ड है। सो ये थी कहानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवर लाल की। गाइज मैं तो ये सोच रहा हूँ उन्होंने ये तब किया जब ना इंटरनेट था ना कोई टेक्नोलॉजी, बट क्या आज की डेट में ऐसा कोई कर सकता है। लेट्स सेव दिस टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।